हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि देखो, आप लोग थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि आज की क्लास में आप लोगों को 2016 का हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, और देखिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे दा ध्वनि है, ऑप्शन दिए तालव्य, दंत, ओष्ठ, कह रहे कंठ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जो आपका चा वर्ग होते हैं ना, वो पूरा पूरा तालव्य होता है। ठीक है, जैसे चा, छा, जा, झा और वहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दंत की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाए ता, था, दा, धा और ना हो जाता है। ठीक है, और देखो ओष्ठ में जो पा होते हैं ना, पा वर्ग जो होता है ना, वो हो जाए पा, फा, बा, भा और माँ हो जाएगा। और कंठ में हो जाता है का, खा, गा, घा और इंग्या हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ रखना है, ये आपके वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, कंठ में ये 4 वर्ड आते हैं, का 5 वर्ड आते हैं, का, खा, गा, घा, इंग्या, और ता, था, दा, धा, ना, और ये दंत में आते हैं, पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ हो जाता है, चा, छा, जा, झा, वा। ठीक है, तो ये कितना क्या होता है, तालव्य होता है। हमसे क्या पूछा कि दा वर्ड है ना, वह ध्वनि है, कौन सी हो जाएगी आपकी, दा किस में आ रहा है, दंत में आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपका वेखौफ शब्द में वे जो शब्द है ना, वे उपसर्ग जुड़ा है, कह रहे कि उर्दू का, फारसी का, हिंदी का और कह रहे हैं अंग्रेजी का। तो आप जो ध्यान रखना है, ये आपका हो जाएगा फारसी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होता है, कह रहे सदाचारी, सर्वव्यापी, सत्यवादी, सर्वज्ञ। देखो सर्वज्ञ मतलब होता है कि सब कुछ जानने वाला। ठीक है, और सर्वव्यापी मतलब होता है कि जो हर जगह हो। ठीक है, हर जगह, जैसे भगवान को बोला कहते हैं ना, भगवान हर जगह है, तो मतलब हो गया सर्वव्यापी। सर्वज्ञ मतलब हो जाता है जो सब कुछ जानता है। ठीक है, आप लोग डरते हैं, तो हमसे कह रहे हैं कि सत्य बोलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करें, सत्य बोलने वाला, तो आपका आंसर हो जाए सत्यवादी। सत्य बोलने वाले को क्या बोला जाएगा, सत्यवादी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मधुरता शब्द में प्रत्यय है, और आप लोग ध्यान रखते हैं जो प्रत्यय लगता है वो शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, जो भी शब्द होता है शब्द के अंत में आपका प्रत्यय जोड़ा जाता है। आप लोग ध्यान रखते हैं, तो मधुरता में लास्ट वाला कोई वर्ड होगा आपका, वो होगा प्रत्यय। जैसे माँ कह रहा है, आ कह रहा है, मधु कह रहा है। ठीक है, मधु तो देखो आगे लगा है, ये नहीं होगा, और इसमें भी माँ आगे लगा है, ये भी नहीं होता है। ठीक है, छोटा आ लगा है और छोटा आ यहाँ पे है नहीं। ठीक है, मधुरता में। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो आपका बनेगा प्रत्यय वो हो जाएगा आपका ता। ठीक है, आप लोग ध्यान, मधुरता में कौन सा प्रत्यय होगा, ता प्रत्यय होगा। और प्रत्यय आप लोग हमेशा ध्यान रखने, शब्द के पीछे जोड़ता है, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे जोड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से कौन सी ध्वनि कह रहे हैं अंतस्थ नहीं है। तो देखो अंतस्थ वर्ड आप लोगों को बताए थे 4 वर्ड होते हैं। ठीक, अंतस्थ कितने होते हैं, 4 वर्ड होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, देखो या, रा, ला और वा होते हैं। ठीक है, ये 4 वर्ड, या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ड आपके क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। हमसे पूछा कौन सी ध्वनि कह रहे हैं अंतस्थ नहीं है। ठीक है, देखो या तो आपका अंतस्थ हो जाएगा, रा भी अंतस्थ हो जाएगा, जैसे ला अंतस्थ हो जाएगा, लेकिन वा की जगह यहाँ पे बा है। ठीक है, बा है, तो वा जो होता है ना वो अंतस्थ नहीं होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, यदि वा की जगह वा होता है तो ये अंतस्थ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं अत लघुत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, आपकी देखो ऑब्जेक्टिव 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अत लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं अंश और अंश शब्द का क्रम से अर्थ लिखे। तो देखो जो ये वाला अंश होता है ना, अंश ये भाग बोला जाता है। ठीक है, अंश का क्या बोला जाता है, भाग या हिस्सा बोला जाता है। और ये अंश का मतलब हो जाता है कंधा। आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अंश का मतलब क्या हो जाता है, अगर ये सा बनना है तो इसका मतलब हो जाएगा भाग। ठीक है, भाग या हिस्सा बोल दिया जाता है। ये अंश का मतलब हो जाता है कंधा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्वर किससे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें,
देखो बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ, कह रहे कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन, स्वर कैसे कहते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। कह रहे कि जिन वर्डों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। देखो दो तरीके से आपकी डेफिनेशन लिखा है, जो भी आपको ठीक लगे वो आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। कह रहे कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन कह रहे कि जिन वर्डों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। आप लोग धरते हैं। अब स्वर होते कितने हैं, आप लोग धरते हैं 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। और आपसे पूछा जाए कौन कौन से होते हैं, तो आपका हो जाए आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ हो जाता है, वो सॉरी वो ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ। और आपका देखो इस ऋषि और होता है, उसके बाद ए, और आपको हो जाएगा आई, ओ हो जाएगा, और आपको हो जाएगा औ हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान, ये 11 स्वर होते हैं, आप लोग ध्यान रखते हैं, नोट कर लेना, ठीक है। जिन लोगों को पहले से नहीं पता है और जो लोग रेगुलर क्लास देख रहे होंगे, ठीक है, तो उन लोगों को पहले से पता होगा, ठीक है। जो पहली बार क्लास देख रहे हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आपसे कह रहा है उत्थान, ठीक है। उत्थान का विलोम आप लोग ध्यान रखते हैं, पतन हो जाता है। उत्थान का क्या हो जाए, पतन। मूक मतलब गूंगे को बोला जाता है, ठीक है। जो बोल नहीं सकता उसको बोला जाता है मूक, और मूक का मतलब हो जाएगा बाचाल। बाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। मूक का मतलब होता है कि जो बिल्कुल नहीं बोल सकता है उसको मूक बोला जाता है, और उसका विलोम क्या हो जाएगा, बाचाल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आ उपसर्ग से बनने वाला शब्द लिखेगा। बड़ा आ, उपसर्ग मतलब होता है कि शब्द से पहले जुड़ता है, ठीक है, शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक है, शब्द के पहले जुड़ता है। आप लोग देखो उपसर्ग हमेशा दे रखें, शब्द के पहले जुड़ता है, और प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद में जुड़ता है, ठीक है। तो आ उपसर्ग से कह रहे हैं कि बनने वाले शब्द लिखिए। देखो आ जन्म हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, जैसे आकाश हो जाएगा, ठीक है। जैसे आजीवन हो जाता है, जैसे आजीवन, ठीक है। जैसे आमरण। तो आप लोग ध्यान रखें, देखिए आ उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द पूछे गए थे, ठीक है। तो आप लोग इनको नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं। और आप लोगों को डेफिनेशन बता चुका हूं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। कह रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए क्या बोले जाते हैं, सर्वनाम बोले जाते हैं, और कई बार बता चुके हैं, ठीक है। और सर्वनाम जैसे उदाहरण दिए, जैसे हम, आप, यह, जैसे यह क्या, वह, वे, उसने, यह भी आ जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें। तो सर्वनाम की बात करते हो, सर्वनाम कितने होते हैं, ठीक है, 11 सर्वनाम होते हैं। और आप लोग ध्यान रखें, अगर सर्वनाम के भेद की बात करेंगे तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 सर्वनाम के भेद होते हैं, ठीक है। अगर भेद की बात करेंगे तो कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। अगर सर्वनाम की बात करेंगे तो कितने सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, विषय, वस्तु और शैली के आधार पर पत्र 2 प्रकार के होते हैं, या पत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है आपका अनौपचारिक पत्र। देखिए जितना पूछा जाए क्वेश्चन में उतना ही लिखिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमसे कह रहे हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो इतना आपका इनफ है, पर्याप्त है। आप लिख सकते हैं विषय, वस्तु और शैली के आधार पर पत्रों को 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा हो जाए, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं अत लघु उत्तरीय प्रश्नों को। देखिए आपके वस्तुनिष्ठ और अत लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। और उपसर्ग की डेफिनेशन आप लोगों को बता चुका हूं कि जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और यहाँ पर आपको डेफिनेशन पूछे उपसर्ग किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल डेफिनेशन कह रहे हैं कि जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, ठीक है, उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि जो किसी शब्द के पहले जुड़कर क्या करते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। आप लोग ध्यान रखना है। जैसे आपका एक उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, क्रमण लगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, अतिक्रमण हो गया, ठीक है। अति प्लस क्रमण मतलब क्या हो गया, अतिक्रमण हो गया। आ उपसर्ग लगा, आ प्लस नैतिक मतलब क्या हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा। जैसे एक उपसर्ग होता है प्रति, ठीक है, प्लस दिन, प्रतिदिन में क्या हो जाता है, प्रति प्लस दिन में क्या हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रति प्लस कूल हो जाता है, प्रतिकूल, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा प्रतिकूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिकूल बन जाएगा। जैसे आपका एक उपसर्ग होता है अनु, जैसे आपका हो जाता है अनुवाद हो जाता है, अनुवाद, जैसे अनुसार, क्लियर, अनुसार हो जाएगा,
ये चीतर्क है। जो अनु उपसर्ग है ना, इससे भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, जैसे प्रति से भी बहुत सारे, मतलब क्या होता है कि शब्द के पहले जुड़ते हैं और उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, तो उनको बोला जाता है उपसर्ग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपकी देखो विशेषण की डेफिनेशन पूछी गई और बहुत सिंपल डेफिनेशन कह रहे हैं, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। देखो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, और विशेषण यदि आपसे पूछे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना है 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका हो जाता है गुणवाचक विशेषण। ठीक, गुणवाचक विशेषण। और 2 हो जाता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। 3 हो जाता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। 4 हो जाता है आपका सार्वनामिक विशेषण। ले नहीं, आप लोग ध्यान, विशेषण यदि आपसे पूछता है विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। अब हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, इसके उदाहरण भी दे दीजिएगा। तो यहाँ पे उदाहरण देखो, कह रहे हैं कि मोहन होशियार बालक है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। देखो होशियार जो शब्द लगे ना, वो विशेषता बता रहे हैं, और किसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, मोहन की बता रहे हैं। ठीक है, मोहन कैसा बालक है, होशियार बालक है। आप लोग देखते हैं होशियार शब्द क्या है, विशेषण लगे। ठीक है, चाहो तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे राकेश तेज दौड़ता है, देखो दौड़ना क्या है, आपकी क्रिया है। राकेश क्या हो गया, कर्ता हो गया, लेकिन कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो तेज शब्द जो है वो क्या है, आपका विशेषण हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मौखिक लेखन का महत्व बताइए। आपसे कह रहे हैं मौखिक लेखन का क्या महत्व है, उसको बताना है। तो आप लोग देखें, कह रहे हैं मौखिक लेखन का तात्पर्य है कि ऐसा लेखन, कह रहे जिसमें नवीनता और मौलिकता हो। क्या हो, नवीनता हो और क्या हो, मौलिकता हो। ठीक है, उसके आगे लिखा है कि मौलिकता तभी आ सकती है जब कल्पना, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास हो। ठीक है, मौलिकता तभी आ सकती है जब आपकी क्या हो, कल्पना, तर्क और चिंतन शक्ति का विकास हो। और कह रहे कि मौखिक लेखन, कह रहे मौखिक लेखन का छात्रों को अभ्यास कराकर उनकी चिंतन शक्ति को, कह रहे कि विकसित किया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो मौखिक लेखन से क्या होता है कि चिंतन शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। देखो हमसे क्या कह रहे हैं कि मौखिक लेखन का महत्व बताइए, क्या महत्व है। यही आपका ठीक है महत्व हो गया कि मौखिक लेखन करने से क्या होता है कि चिंतन शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। और मौखिक लेखन या मौलिकता तभी आ सकती है जब कल्पना, तर्क और चिंतन शक्ति का विकास हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पत्र लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग ध्यान रखें कि सरल और सीधी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखो पत्र लिखते समय, यहाँ पे ये इसमें ये और जोड़ लो, पत्र लिखते समय, ठीक है, उसके बाद लिखो, क्योंकि पत्र लिखते समय सरल और सीधी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, पत्र लिखते समय क्या करना चाहिए, सरल और सीधी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखो सरल का मतलब ये होता है कि जो हम लोगों की नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा है उसी भाषा में पत्र लिखना चाहिए, जिससे क्या हो कि सामने वाला उसको समझ सके। कह रहे कि उचित विराम चिन्ह और सही वर्तनी का उपयोग करना चाहिए। देखो विराम चिन्ह जो लगाए जाते हैं वो उचित विराम चिन्ह लगने चाहिए, और उसमें जो वर्तनी मतलब होता है कि किसी भी शब्द को गलत नहीं लिखना चाहिए। वो वर्तनी कैसी होनी चाहिए, शुद्ध वर्तनी होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शास्वर और मौन वाचन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि जो शास्वर वाचन होता है, ठीक है, वो आपका होता है ध्वनि युक्त वाचन, मतलब जिसमें क्या होता है आवाज़ से तेज बोल के क्लास में जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो बोल के ही पढ़ाता है, तो ये शास्वर वाचन हो गया। और बच्चे भी अगर तेज बोल के पढ़ रहे हैं तो ये भी शास्वर वाचन हो गया। मौन वाचन का मतलब ये होता है कि अपने मन में पढ़ना, इसको बोला जाता है मौन वाचन, और ये बात आप लोगों को कई बार बता चुके हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि लिखित भाषा के ध्वनि युक्त वाचन को हम लोग क्या कहते हैं, शास्वर वाचन कहते हैं। जैसे कोई भाषा लिखी है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करें, तेज पढ़ रहे हैं, ध्वनि युक्त मतलब कि ध्वनि के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं, बोल के पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया आपका शास्वर वाचन। एवं कह रहे हैं कि ध्वनि रहित वाचन को क्या बोला जाता है, मौन वाचन बोला जाता है। अगर हम लोग मन में पढ़ रहे हैं, आवाज़ नहीं निकाल रहे, मतलब दूसरे का कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो उसको बोला जाता है मौन वाचन बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उनके भेदों का उल्लेख कीजिए।
पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा और कह रहे हैं कि उनके कितने भेद होते हैं उनको बताने। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध कराने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में लिखे, वक्ता, श्रोता और अन्य। देखो वक्ता का मतलब क्या होता है, जो ठीक है बात को बोलने वाला, ठीक है, या तो कहने वाला, ऐसे लिख लो, कहने वाला। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। ठीक है, आप लोग ध्यान रखो, वक्ता का मतलब क्या होता है कि जो बात को कह रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं तो मैं क्या होंगी, वक्ता हो गया। आप लोग क्या कर रहे हैं, बैठ के क्लास को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और कानों से क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोग क्या हो गए, श्रोता हो गए। ठीक है, तो मतलब वक्ता, श्रोता एवं अन्य। अन्य का मतलब क्या होता है कि जैसे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, और उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो बीच वहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो उसको बोला जाता है अन्य। ठीक है, अन्य का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोग ध्यान रखें, और हमसे ये पूछा कि उनके भेदों का उल्लेख कीजिए। आप लोग ध्यान रखें, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। फर्स्ट आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होता है। ठीक है, कितने भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष मतलब लिखा है, देखो बोलने वाला। ठीक है, क्या लिखा है, बोलने वाला। मध्यम पुरुष होता है जिसे बोला जाए, या जिसे बोला जाए, या इसकी जगह लिख सकते हो सुनने वाला। ठीक है, एक तो बोलेगा, दूसरा क्या करेगा, सुनेगा, या दूसरा बोलेगा तो पहला वाला सुनेगा। तो मतलब एक बोलेगा, एक सुनेगा, ऐसे ही तो होगा। तो जो बोलेगा वो क्या हो गया, उत्तम पुरुष, जो सुनेगा वो क्या हो गया, मध्यम पुरुष। आप लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं एक तीसरा होता है अन्य पुरुष। क्या होता है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब क्या होता है कि जिसके विषय में बोला जाए, ठीक है, उसको बोल देते हैं अन्य पुरुष, जिसके विषय में बोला जाए। और देखो इनके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष होते क्या है, जैसे अब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो वो खुद के लिए कौन से शब्द यूज करेगा, जैसे बोलेंगे कि हम कानपुर जा रहे हैं। ठीक है, हम कानपुर जा रहे हैं, तो हम जो शब्द है ना खुद के लिए यूज कर रहा हूँ मैं, तो हम शब्द क्या हो गए, उत्तम पुरुष हो गए। जैसे ये बोलूँ कि मैं कानपुर जा रहा हूँ, तो मैं शब्द खुद के लिए यूज किया, तो ये क्या हो गया, आपका उत्तम पुरुष हो गया। देखो मध्यम पुरुष क्या होता है, यदि ऐसे बोला जाए कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो, क्या बोले कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तो तुम लोग शब्द क्या हो गए, मध्यम पुरुष हो गए। या ये बोला जाए तुम पढ़ते नहीं हो, तो ये भी क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। जैसे आप पढ़ते नहीं हो, तो ये भी क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है, मध्यम पुरुष मतलब क्या होता है कि जिससे मतलब जिसके बारे में या जिससे बोला जाए, सामने वाले से ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो वो आपका होता है मध्यम पुरुष। ठीक है, अब अन्य पुरुष का मतलब क्या होता है कि जिसके विषय में बोला जाए, जैसे बोला जाए ए ओ है वे, जैसे ये बोला है कि यह लड़का क्यों नहीं आया। ठीक है, अब हम एक से पूछ रहे हैं कि यह क्यों नहीं आया, तो हम जिससे पूछ रहे हैं वो क्या हो गया, मध्यम पुरुष। और मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या होगा, उत्तम पुरुष हो गया। और जिसके विषय में पूछ रहा हूँ वो क्या हो गया, आपका अन्य पुरुष हो गया। तो देखिए आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपके हिंदी के पेपर में 18 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कह रहे कि उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर है, स्पष्ट कीजिए। कह रहे उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। और अभी आप लोगों को कई बार बताया, उपसर्ग मतलब क्या होता है, शब्द के पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय का मतलब क्या होता है, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। वही एक डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे देखो इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं, एक तरफ उपसर्ग और एक तरफ प्रत्यय। देखो एग्जाम में थोड़ा कायदे से लिखो, अगर आपका अंतर पूछे तो इसी टाइप से लिख दिया करो, एक तरफ उपसर्ग और एक तरफ प्रत्यय, ऐसे टेबल बना के, तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में भी। ठीक है, अगर एक ही लाइन में लिख दोगे तो इतना अच्छा नहीं लगता। तो देखो यहाँ पे एक तरफ क्या लिखा है, उपसर्ग, दूसरी तरफ क्या है, प्रत्यय। देखो ओनली डेफिनेशन ही लिखी है, ठीक है, जो अभी आप लोगों को बताई थी वही लिखी है। कह रहे कि उपसर्ग में शब्दांश को शब्द से पहले जोड़ा जाता है। उपसर्ग में क्या होता है, शब्दांश को कहाँ पे जोड़ा जाता है, शब्द के पहले जोड़ा जाता है। कह रहे कि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। जो प्रत्यय होता है ना वो कहाँ पे जोड़ता है, शब्द के अंत में जोड़ता है। उपसर्ग कहाँ पे जोड़ता है, शब्द के पहले जुड़ता है। अब देखो यहाँ पे एक एक उदाहरण भी लिखा है, जैसे अनु प्लस गामी मतलब क्या हो जाएगा, अनुगामी। जैसे यहाँ पे आपका लिखा है, जैसे धन, यहाँ पे देखो धन होगा, धन प्लस वान तो मतलब क्या हो जाएगा, धनवान। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग नोट करना चाहें तो देखो नोट भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों ने 2016 का हिंदी का पेपर सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।